हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को शरद एजुकेशन में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट कॉमर्स का जो 25 में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिहेवियरल फैक्टर ऑफ द कस्टमर प्रोफाइल इन्वॉल्व्ड इन टैक्टिकल टारगेटिंग। ऑप्शंस आर परचेज फ्रीक्वेंसी, इनकम, परचेज क्वांटिटी, प्राइस सेंसिटिविटी। देखिए, which is not the behavioral, main focus is not okay behavioral, then behavioral factor of customer का behavioral factor और प्रोफाइल इन्वॉल्व इन टैक्टिकल टारगेटिंग। ये एक टारगेटिंग का क्वेश्चन है। ओके, टू कॉन्सेप्ट यहाँ पर है जो कि कस्टमर का बिहेवियर एक रहेगा और एक रहेगा टैक्टिकल ये आपका मार्केटिंग से क्वेश्चन है क्या, टारगेटिंग के ऊपर। ओके, देखिए, टारगेटिंग जो होता है वो वेरियस टाइप्स का भी होता है। जैसे कि आपका एक टैक्टिकल टारगेटिंग के ऊपर यहाँ पर देते हैं और एक स्ट्रैटेजिक टारगेटिंग। स्ट्रैटेजिक टारगेटिंग एक होगा और एक टैक्टिकल होगा। ओके, एक टैक्टिकल टारगेटिंग होगा, क्योंकि टैक्टिकल जो कि होता है फोकस ऑन इंडिविजुअल और एक ग्रुप। ओके, फोकस ऑन इंडिविजुअल और एक ग्रुप और इन स्मॉल क्वांटिटी। स्ट्रैटेजी मीन्स लॉन्ग टर्म। ओके, एक लॉन्ग टर्म पर्पस है जो कि बहुत बड़ा है, ये रहेगा। स्ट्रैटेजी मीन्स लॉन्ग टर्म। ओके, टैक्टिक्स लगा के हमको सेल करना है। जैसे कि परचेज यहाँ पर, ये तो हो गया टैक्टिकल टारगेटिंग का मीनिंग आपको। और ये जो कस्टमर का बिहेवियर है, यहाँ पर देखिए, जो इनकम एक फैक्टर है यहाँ पर लिखा हुआ है। इनकम जो कि बिहेवियरल फैक्टर नहीं होता है, ये एक डेमोग्राफी फैक्टर होता है। क्या होता है? इनकम एक डेमोग्राफी फैक्टर होता है। जैसे कि हमारा बहुत सारा फैक्टर होता है, हम उसको बोल सकते हो। जैसे कि डेमोग्राफी फैक्टर हो सकता है, जियोग्राफी फैक्टर हो सकता है, साइकोग्राफी फैक्टर हो सकता है और बिहेवियरल फैक्टर हो सकता है। ये 4-5 टाइप का आपका फैक्टर्स होता है। जैसे कि डेमोग्राफी में आपको क्या मिलेगा? एज मिलेगा, जेंडर मिलेगा, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, फैमिली स्टेटस, ये सब कुछ मिलेगा आपको डेमोग्राफी में, जो कि इनकम भी एक डेमोग्राफी का फैक्टर है। और जियोग्राफी में आपको क्या मिलेगा? कंट्री, रीजन, सिटी, टाउन, क्लाइमेट, अर्बन, रूरल, ये सब मिलेगा जियोग्राफी फैक्टर में। और फिर साइकोग्राफिक, देखिए, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल फैक्टर, उसमें डिफरेंस क्या है? साइकोग्राफिक क्या बोलता है? डिस्क्राइब्स व्हाई ए कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर कैसे बिहेव करता है। और बिहेवियरल फैक्टर क्या बोलता है? बिहेवियरल फैक्टर डिस्क्राइब्स हाउ द कस्टमर बिहेव्स टुवर्ड्स ए प्रोडक्ट। ओके, टुवर्ड्स ए प्रोडक्ट। और साइकोग्राफी मीन्स कस्टमर बिहेव ए सर्टन वे, द वे ऑफ अ बिहेवियर इज साइकोलॉजी, एंड टू फोकस ऑन ए प्रोडक्ट और ब्रांड इज बिहेवियरल फैक्टर। ओके, जैसे कि साइकोग्राफी में आपका आएगा लाइफस्टाइल, आएगा कैसे वो जिएगा। ओके, पर्सनालिटी वो मेंटेन करेगा, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। बट परचेज कितना अमाउंट का वो परचेज करेगा, वो हो गया आपका बिहेवियरल फैक्टर हो गया। कितना क्वांटिटी का परचेज करेगा, ये हो गया आपका, क्या हो गया? बिहेवियरल फैक्टर होगा। यूसेज कितना करेगा, ब्रांड कौन सा लेगा, और प्राइस सेंसिटिविटी कैसे रहेगा उसके लिए, बेनिफिट शॉर्ट्स उसके लिए क्या क्या है, जो कि फेस्टिवल में कैसे वो यूज़ करेगा, ओकेजन को कैसे यूज़ करेगा। ओके, ये सब हो गया बिहेवियरल फैक्टर। साइकोग्राफी जो कि होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो जहाँ पर होता है वो उसको हम साइकोग्राफी फैक्टर बोलते हैं। तो टैक्टिकल टारगेटिंग और स्ट्रैटेजिक टारगेटिंग, देखिए, टैक्टिकल टारगेटिंग में क्या होता है? टैक्टिकल सिलेक्टिंग राइट इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर ये फोकस होता है। ओके, ये स्ट्रैटेजी में क्या होता है? स्ट्रैटेजिक राइट मार्केट सेगमेंट, यहाँ पर प्रॉपर मार्केट के ऊपर फोकस होता है। ओके, ये हो गया लॉन्ग टर्म हो गया, ये हो गया शॉर्ट टर्म हो गया। बेसिस क्या है इसमें? स्ट्रैटेजी में आपको मार्केट और कंपनी एनालिसिस देखने के लिए मिलेगा, और टैक्टिकल टारगेट में आपका बिहेवियर और डाटा एनालिसिस देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि स्ट्रैटेजिक में आप कहाँ पर फोकस करोगे? मार्केट साइज के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, कंपनी रिसोर्सेज के ऊपर। और बट टैक्टिकल टारगेटिंग में आपका प्राइस सेंसिटिविटी क्या है, परचेज फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और आउटपुट क्या मिलेगा? जैसे कि स्ट्रैटेजिक में आपको सेगमेंट वाइज आपको आउटपुट देखने के लिए मिलेगा, हुई सेगमेंट टू सॉल्व। और टैक्टिकल टारगेटिंग में व्हिच इंडिविजुअल टू मार्केट
मार्केट टू विदिन द सेगमेंट पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फोकस करना आपको टैक्टिकल टारगेट में आएगा। ओके, ये पहला क्वेश्चन का दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जो कि जहाँ कहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन ये आपका आ गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये पीएलसी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका मार्केटिंग का एक पार्टी है और पीएलसी भी आपकी मार्केटिंग का एक पार्टी है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी हो गया। यहाँ पर देखो कितने वो थ्योरी कवर कर रहा है वो देखो, और टारगेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखो पीएलसी में हमारा क्या होता है, 4 स्टेजेस होता है, जो कि इंट्रोडक्शन स्टेज एक होता है, और ग्रोथ स्टेज होता है, मैच्योरिटी स्टेज है, डिक्लाइन स्टेज है। इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा गोल क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा गोल क्या होता है, जो कि क्रिएट अवेयरनेस एंड इनकरेज ट्रायल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और सेल को एनकरेज करते हैं, नहीं कि सेल को एनकरेज करते हैं। बट देन आफ्टर इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, ग्रोथ स्टेज में जाते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्केट को एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड मार्केट एंड इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी। जो हमारा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ एरिया हम यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारा इंक्रीज कर लेते हैं, इसलिए उसको हमको ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। देन आफ्टर ग्रोथ जब हमारा प्रोडक्ट सारे देश में मिल जाएगा, तभी हमारा मैच्योरिटी स्टेज धीरे धीरे आएगा। देन वहाँ पर क्या होगा, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। मैच्योरिटी स्टेज में आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट मैच्योरिटी में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि डिफरेंट मार्केट शेयर्स विथ आपका क्या होगा, यहाँ पर हाई मार्केट शेयर भी होगा। देन धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका मैच्योरिटी शेयर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होते रहेगा, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट को देख के न्यू कंपनी भी एंटर करेंगे, आपकी मार्केट में न्यू कंपनी भी एंटर करेंगे। जब न्यू कंपनी एंटर करेंगे, वहाँ पर कस्टमर भी चाहेगा हमको थोड़ा सा क्या चाहिए, अलग क्वालिटी का चाहिए, अलग टेस्ट चाहिए, इसलिए वो क्या करेगा, वो शिफ्ट करेगा। जब वो कस्टमर आपसे आपका प्रोडक्ट छोड़ के कुछ अदर प्रोडक्ट परचेज करेगा, तब वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का सेल कम हो गया, उसका मतलब क्या होगा, डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। डिक्लाइन मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो स्टॉक है वो स्टॉक का वैल्यू कम करना पड़ेगा, जैसे कि रिड्यूस कॉस्ट करना पड़ेगा, और मैनेज प्रोडक्ट टू एग्जिस्ट। हमको जल्द से जल्द हमारा प्रोडक्ट को सेल कर देना है। तो क्या हो गया, यहाँ पर डिक्लाइन में हमको मार्केट से आउट होना है। ओके, आउट होकर न्यू प्रोडक्ट को एंट्री करना है। तो हमारा कौन सी एरिया वो मैच कर रहा है, देख लो। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, बिल्ड सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर पहले जब हमारा मार्केट में आएगा प्रोडक्ट, वहाँ पर पहले बड़ा मार्केट को सिलेक्ट करके वहाँ पर हम सेल करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपका मिलेगा सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रोथ में हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, नहीं कि बिल्ड मतलब पूरा देश के भर सभी जगह हमारा प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे इंटेंसिव, हमारा इंटेंस हो गया कि सेल ही करना है। ओके, तो नेक्स्ट मैच्योरिटी में बिल्ड मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लास्ट में आएगा आपका क्या, फेज आउट द अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स। हो गया, आपका मिल गया आंसर। ये हो गया आपका सी हो गया आंसर। ए का 2, बी का 3, सी का IV, डी का 1 हो गया। नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट रिसर्च क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट आ रहा है, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये कितने घुमा के पूछ रहा है आपको। ओके, अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट रिसर्च क्वेश्चन इन द असेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या करना है, ग्रुप करना है। ओके, रैंक करना है। रैंक करने के लिए आपको बोला पहला रैंक क्या कौन सा आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा रहेगा, वो हमको रैंक करना है। देखिए मैनेजमेंट कौन सी एरिया में सेल करेगा, मैनेजमेंट फोकस करेगा सेल्स के ऊपर। सपोज आपका एक प्रोडक्ट है, आप क्या करते हो, सेल करते हो। आपको जब सेल करते हो, देखो डेली में एक क्या होता है, डेली में एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि एक सिम्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। मार्केट में क्या आपको देखने को मिला, जैसे कि आप पीएलसी में थे ना, पीएलसी कर रहे थे, आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल कम हो गया, मतलब यहाँ पर आपके लिए एक डिक्लाइन स्टेज हो गया। डिक्लाइन स्टेज है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्केट में आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है, उसका आपका डिक्लाइन क्यों है, वो सिम्टम क्या है, कौन सा प्रॉब्लम आ गया है, कौन सा इश्यू आ गया है, उसको प्रॉम्प्ट करना है। क्या करना है, प्रॉम्प्टिंग मैनेजमेंट टू सीक आंसर।
ये सिम्टम और इशू प्रॉम्प्टिंग मैनेजमेंट टू सीक आंसर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, पहला आंसर रहेगा वन रहेगा आपके लिए मैनेजमेंट डिलेमा। नेक्स्ट देखो, जब आपको पता चल गया आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तो आपको आपके लिए क्वेश्चन तो होगा ना, क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन होगा तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन रेडी करोगे कि ये प्रॉब्लम मतलब मैनेजमेंट क्वेश्चन, मैनेजमेंट अभी क्वेश्चन करेगा, क्या करेगा, आपको डेली में पता चल गया, प्रॉब्लम पता चल गया, प्रॉब्लम क्यों प्रॉब्लम हुआ, कौन सी एरिया, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन रेडी करना पड़ेगा, जो कि उसको हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट क्वेश्चन बोलेंगे, जो कि ए ब्रॉड प्रॉब्लम रिफॉर्मुलेटेड इनटू ए क्वेश्चन, जो कि हमको ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिला था, उसको क्वेश्चन में हमको कन्वर्ट करना है। ओके, इनटू क्वेश्चंस मैनेजमेंट वांट्स आंसर, जो कि मैनेजमेंट उसको आंसर देना पड़ेगा, जो कि ये हो गया आपका सेकंड आ गया। देन आपका आएगा जब क्वेश्चन मिल गया उसको रिसर्च क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कि ये के बाद आपका डी आएगा, मतलब ये हो गया 3 हो जाएगा। रिसर्च क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रिसर्चेबल क्वेश्चंस डेवलप्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट क्वेश्चंस, जो कि मैनेजमेंट क्वेश्चन हमको मिला था, जो कि हमको रिसर्च करना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हमको रिसर्च क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी रिसर्च क्वेश्चन मिल गया, अभी हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। इन्वेस्टिगेट क्या बोल रहा है, सब क्वेश्चंस और कंपोनेंट दैट डिग डीपर, हमें सब क्वेश्चन रेडी करेंगे जो कि डिग डीपर तक जाकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मेजरमेंट क्वेश्चन, लास्ट हमको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट ही लास्ट में ही करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा C1 ये 2 D3, तो मतलब ये हो जाएगा आपका आंसर, सी बी हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 12,000, एक्चुअल सेल्स इक्वल 48,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000। आपको क्वेश्चन पता है और फार्मूला भी पता होना चाहिए, जो कि पीवी रेशियो का फार्मूला क्या है, पीवी रेशियो, यहाँ पर आपका एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है। देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू MOS इक्वल टू, आपको उसका फार्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, नहीं ब्रेक इवन सेल, एक्चुअल सेल हमारे पास है और ब्रेक इवन सेल से, एक्चुअल सेल से, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यहाँ पर आपको BEP मिल गया, ब्रेक इवन सेल्स मिल गया, ब्रेक इवन सेल्स मतलब सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आपको क्या मिलेगा, 48,000 माइनस 8,000 इक्वल हो गया कितने, 40,000 हो गया। ये आपका ब्रेक इवन सेल्स मिल गया, ब्रेक इवन सेल्स जब मिल गया एक्चुअल सेल्स से, तो अभी क्या करेंगे, पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो निकालने के लिए हमको फार्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट को लेके हम उसका फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ओके, पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बाय ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट बाय ब्रेक इवन सेल्स इंटू 100, ये हो सकता है आपका फार्मूला। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 12,000, 12,000, और ब्रेक इवन सेल्स हो गया 40,000 इंटू 100, उसको सॉल्व करेंगे तो हो गया ये 30, मतलब 30% आपका आंसर हो गया। ओके, मिल गया आंसर। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इन फोर्स ऑन 14 जून 1986, 12 जनवरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इन फोर्स ऑन 14 जुलाई 1986, 20 जनवरी 1987, 24 दिसंबर 1986, 14 जुलाई 1987, कौन सा होला आपका आंसर होगा। देखिए हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड टू प्रोवाइड ए सिंपल एंड क्विक रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर देयर ग्रीवेंस। नहीं, जो कस्टमर होता है, कस्टमर का ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए हमारा प्रोटेक्शन एक्ट आया था, नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जो कि इट क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कस्टमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी,
CDRA जो कि कस्टमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी, जो कि स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल का वो सेटअप किया था नहीं। और वहाँ पर क्या होगा देखिए, जो इनेक्ट हुआ था हमारा, इट वाज इनेक्टेड ऑन 24 दिसंबर 1986, जो कि आपका आंसर ये हो जाएगा 24 दिसंबर 1986 आपका ये हो जाएगा इनेक्टेड। हमको इनेक्टेड के लिए पूछा था। It was enacted. It came in force 15th April 1987. 15th came in force 15th April 1987 in stages, but officially it was act organized to have came in force of 24 December 1986, जो कि यहाँ पर भी वो ऑफिशियली ये हुआ था। ओके, ऑफिशियली केम इन फोर्स हुआ था 24 दिसंबर में होता, बट एक्चुअली ये 15 अप्रैल 1987 में ही वो इन्फोर्स हुआ था। और करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 24 दिसंबर 1986 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, देखिए ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया, डॉक्ट्रिन, जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, आपको पता होगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, हमको पता है, बट ये लीगल ऑब्लिगेशन, ये क्या होता है, एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है इम्पोज्ड बाय लॉ टू प्रिवेंट वन पार्टी फ्रॉम बीइंग अनजस्टली एनरिचमेंट। ओके, उसका जो मीनिंग है अनजस्टली, यहाँ पर आपको पूछा है अनजस्ट एनरिचमेंट, जस्ट एनरिचमेंट, अनजस्ट रिचमेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनजस्ट एनरिचमेंट ही हो जाएगा। ओके, अनजस्टली एनरिच्ड एट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर, कुछ और का सामान कुछ और के पास चला गया। इट अराइजेस नॉट फ्रॉम म्यूचुअल कंसेंट, जब आपका म्यूचुअल कंसेंट नहीं वहाँ पर वो अराइज हो जाएगा, बट फ्रॉम इक्विटी एंड जस्टिस, यहाँ पर आपको क्या याद रखना पड़ेगा, नॉट ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसमें लीगल ओब्लिगेशन भी होता है, लीगल ओब्लिगेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और क्या देखने मिलेगा, इक्विटी एंड जस्टिस भी देखने के लिए मिलेगा। ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि ये अनजस्ट एनरिचमेंट होता है, नॉट फॉर्म ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, ये म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता उसके बीच में। तो बट क्या करना पड़ेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है, इफ़ वन पर्सन रिसीव्स ए बेनिफिट अनलॉफुली और अनफेयरली एट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर, ही सी मस्ट कॉम्पेंसेट फॉर इट। ओके, ये हो गया आपका 6 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखो, फिर और एक मैथ क्वेश्चन आ गया, पर्सनालिटी टाइप कॉन्ग्रुएंट ऑक्यूपेशन। देखिए आपको पर्सनालिटी टाइप का एक थ्योरी मिलेगा, जो कि राइसेक एक थ्योरी है, राइसेक RAISEC, राइसेक एक थ्योरी है जो कि आपको पर्सनालिटी ट्रेट में देखने के लिए मिलता है। ये देखिए पर्सनालिटी ट्रेट का क्वेश्चन आ गया, राइसेक एक थ्योरी है जो कि आपको ये इस थ्योरी को किसने दिया था, हॉलैंड, उनका नाम है HOLLANDS, हॉलैंड्स ऑक्यूपेशनल थेम थ्योरी। ओके, हॉलैंड्स ऑक्यूपेशनल थेम, THEME थेम। ओके, राइसेक का फुल फॉर्म क्या होगा आपका लिए, फुल फॉर्म क्या होगा उसका, रियलिस्टिक होगा, R फॉर रियलिस्टिक, I फॉर शायद ये, ओके रुको एक सेकंड, ये स्पेलिंग गलत हो गया, मैं ठीक से बोलता हूँ। ओके, जो कि आपका आंसर क्या होगा, RIASEC होगा। ओके, RIASEC होगा। रायसेक, जो कि रायसेक का स्पेलिंग होता है, थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, फिर भी R फॉर क्या होगा, R फॉर होगा रियलिस्टिक होगा, I फॉर इन्वेस्टिगेट होगा, और A फॉर आर्टिस्टिक होगा, S फॉर सोशल होगा, E फॉर इंटरप्राइजिंग होगा, C फॉर कन्वेंशनल होगा। मन याद रहेगा, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेट, आर्टिस्टिक, सोशल, इंटरप्राइजिंग, कन्वेंशनल, इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर देखो, ओके, जो कॉन्ग्रुएंट ऑक्यूपेशन, किसका ऑक्यूपेशन कौन सा कहाँ पर मैच कर रहा है वो आपको पूछ रहा है, सोशल, कन्वेंशनल, इन्वेस्टिगेट, रियलिस्टिक, ये चारों है, यहाँ पर चारों है, जो कि
आपके लिए जो रायसेक मॉडल है उसमें 6 टाइप ऑफ पर्सनालिटी टाइप देखने के लिए मिलता है। वहाँ वहाँ से 4 को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जो कि रियलिस्टिक में क्या क्या देखिए। रियलिस्टिक मतलब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो सकता है, हैंड्स ऑन हो सकता है, फिजिकल टच हो सकता है, प्रीफर वर्किंग विथ टूल्स हो सकता है, मशीन्स हो सकता है, और एनिमल के साथ कुछ भी जो भी आपका वर्क है उसको कर सकते हो, जो कि रियलिस्टिक में आपका होता है। फिजिकली टच जहाँ पर होता है उसको आप रियलिटिक्स बोल सकते हो। जैसे कि आपका हो गया, क्या होगा, ओके सॉरी, ओके क्या था, कहाँ क्या बोल रहा था। रियलिस्टिक देखो, रियलिस्टिक क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, हैंड्स ऑन होता है, फिजिकल होता है, प्रिफरेंस वर्किंग विथ टूल्स होता है, मशीन से होता है, एनिमल्स होता है, वहाँ पर जहाँ पर आपको काम देखने के लिए मिलता है। ओके एग्जाम्पल कौन कहाँ पर, फिर रियलिस्टिक में कौन कौन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि मशीन देखने के लिए मिलेगा, इंजीनियर देखने के लिए मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स देखने के लिए मिलेगा, ये सब हो जाएगा आपका रियलिस्टिक। मतलब रियलिस्टिक पे आई हो सका, ओके मशीन होगा। रियलिस्टिक के लिए आपको मशीन देखने के लिए मिलेगा। और इन्वेस्टिगेट यहाँ पर है, इन्वेस्टिगेट है, आर आर हो गया रियलिस्टिक, आई हो गया आपका इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट में आप क्या करोगे, आप इन्वेस्टिगेट करोगे, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, क्यूरियसिटी आपका क्लियर कर सकते हो, आपका एंजॉय जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यूरी उसको डेवलप कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, आपका प्रीफर वर्किंग क्या है, आपका न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके उसको ये सब आ जाएगा, जो कि आइडिया बेस हो गया, रिसर्च बेस हो गया, उसको आप इन्वेस्टिगेट करोगे। इन्वेस्टिगेट कौन करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो करते हैं, मैथमेटिशियन करते हैं, डॉक्टर करते हैं, ओके लॉयर करते हैं, ये सब उनका काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेट होता है। यहाँ पर कौन है देखिए, मशीन है, मैथमेटिशियन है, एक मैथमेटिशियन आपका हो जाएगा सेकेंड, इसका मतलब इन्वेस्टिगेटिव मैथमेटिक्स करने का काम होगा। देन आगे आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक यहाँ पर है कि नहीं है। देन नेक्स्ट देखो सोशल, सोशल है या ईयर पे है, ओके सोशल मतलब सोशल, जो सोशल काम करता है, जैसे कि लोगों को हेल्प करना, हेल्पफुल काम करना, फ्रेंडली रहना, एंजॉय एंजॉय करना, और टीचिंग को एंजॉय करके बच्चों को सिखाना, काउंसलिंग करना, वर्किंग विथ पीपल को जो डेमोग्राफी वर्किंग जो भी होता है उसको काम करना, ये कौन कौन कर सकता है। टीचिंग कौन कर सकता है, जो कि टीचर हो सकता है, काउंसलर काउंसलिंग करते हैं, नर्स आपको आपको सर्विस देते हैं, नहीं ये सब हो सकते हैं, जो कि डॉक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो इन्वेस्टिगेट करता है, नर्स क्या, वो नर्स क्या क्या होता है, नर्स आपको सर्विस देता है, ओके वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते। मतलब यहाँ पर आपका सोशल कौन हो गया, सोशल एनिमल क्या हो गया आपके लिए, टीचर हो गया, सोशल एनिमल हो गया टीचर। मतलब आपको 3 मिल गया, और बाकी एक रह गया कॉर्पोरेट मैनेजर। कॉन्वेंशनल आपका लिए हो जाएगा कॉर्पोरेट मैनेजर। आपको थ्योरी याद रखना पड़ेगा, ओके ये थ्योरी याद कॉपी में राइट करो। राइसेक हॉलैंड्स पर्सनालिटी टाइप थ्योरी, ओके हॉलैंड्स, और उसको बोल सकते हो हॉलैंड्स ऑक्यूपेशनल थीम थ्योरी। नेक्स्ट देखो 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर भी मैचिंग क्वेश्चन, कॉम्पिटिंग, कोलैबोरेटिंग, अकोमोडेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग। ओके आपका क्या यहाँ पर बोल रहा है इसे, ये सिचुएशन ये सिचुएशन a situation in which is party in a conflict the desire to satisfy fully the concern of all the parties। देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस और उसको डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए। कॉम्पिटिंग, ये सब कुछ अलग अलग थ्योरी आ रहा है देखिए, ओके कॉम्पिटिंग जहाँ पर आपका कंपटीशन होता है उसको हम कंपटीशन, जैसे कि ये एक असर्टिव और ऑन कोऑपरेटिव एरिया हो सकता है, जहाँ पर आपको कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। देखिए ऑन कोऑपरेटिव मतलब जहाँ पर आपको 6 टू सेटिस्फाई ओन कंसर्न, खुद का जो काम है खुद को करना पड़ेगा, ओन कंसर्न के साथ 8 एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स, अदर को कुछ अदर के साथ आप क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हो, ओके यूजीसी नेट बहुत सारे बच्चों के अंदर क्या होता है, कंपटीशन होता है, जो जीतेगा वो बन जाएगा यूजीसी नेट होल्डर। क्या बन जाएगा, जो जीतेगा वो यूजीसी नेट होल्डर हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, आपका डिजायर रहेगा टू सेटिस्फाई वंस इंटरेस्ट रिगार्डिंग रिगार्डिंग रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द अदर पार्टी। ओके, अदर पार्टी हो जाएगा जो कि आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये डिजायर टू सेटिस्फाई वंस इंटरेस्ट रिगार्डलेस द इम्पैक्ट ऑन द अदर पार्टी ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। तो कि आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, आपका डिजायर टू आई भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो कोलाबरेटिंग। कोलाबरेटिंग मतलब जहाँ पर आप लोग मिलकर काम करते हो, मिलकर काम करते हो। आपको कोऑपरेटिव वहाँ पर देखने के लिए मिला, वो ऑन कोऑपरेटिव था, ये कोऑपरेटिव आपको असर्टिव देखने के लिए मिलेगा, कोऑपरेटिव देखने में मिलेगा। सिक्स टू सेटिस्फाई द कॉन्सर्न ऑफ ऑल पार्टीज, कॉन्सर्न ऑफ ऑल पार्टीज, आपका कॉन्सर्न ऑल पार्टी का कॉन्सर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए ये सिचुएशन इन विच पार्टी इज कॉन्फ्लिक्ट द डिजायर टू सेटिस्फाई फुल्ली कॉन्सर्न ऑफ ऑल पार्टी। ऑल पार्टी का जहाँ पर क्या होता है उनका डिजायर फुलफिल होता है, उसको कोलाबरेटिंग हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलाबरेशन होके ऑल पार्टी और गोटे इनसाइड पार्टी में जितने भी मेंबर होते हैं सबका सबका क्या होना चाहिए, डिजायर फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट देखो अकोमोडिंग। अकोमोडिंग में एक कोऑपरेटिव का टाइप होता है, ओके, जो कि पुट्स देयर पार्टी इंटरेस्ट एबव वन, खुद का इंटरेस्ट छोड़कर पूरा ग्रुप का क्या होता है, ग्रुप का इंटरेस्ट जहाँ पर फोकस होता है वहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग बोलते हैं। जो कि द विलिंगनेस ऑफ वन पार्टी इज इन कॉन्फ्लिक्ट टू प्लेस द नेगोशिएटिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एबव देयर ओन। हो गया, ये हो जाएगा आपका अकोमोडेशनिंग। नेक्स्ट आएगा कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग का सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, ए सिचुएशन इन विच ईच पार्टी इज कॉन्फ्लिक्ट इज विलिंग टू गिव अप, जहाँ पर आपको गिव अप देखने के लिए मिलेगा। देखो ये की वर्ड को याद रखो। ओके, कॉम्पिटिंग में आपको ऑल पार्टीज कॉम्पिटिंग में आपको क्या देखने मिला, वंस इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। और आपको कोलाबरेटिंग में क्या मिलेगा, ऑल पार्टीज इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा, ऑल पार्टीज इंटरेस्ट। बट अकोमोडेटिंग क्या मिलेगा, एबव देयर ओन इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। और कंपेयरिंग अकोमोडेटिंग क्या मिलेगा आपको, अकोमोडेटिंग एबव देयर ओन इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। और कॉम्प्रोमाइजिंग गिव अप देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये हो गया आपका कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स को याद रखो, जो कि कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग के ये थ्योरी हो गया। तो देखो सभी क्वेश्चन में अलग अलग थ्योरी बेस्ट है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से आप लोग चूज कर दीजिएगा, जो कि क्या हो सकता है आपका आंसर। आपका आंसर हो सकता है, मेरे को लग रहा है ये बी हो जाएगा, लग रहा है। ओके, ये बी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, which of the following are the true for a random variable? which of the following are the true for the random, एक रैंडम वेरिएबल। रैंडम मतलब क्या हो गया, जो कि आपको एक ग्रुप ऑफ सैम्पल है, एक सैम्पल साइज है, सैम्पल साइज से कोई भी एक आपको फैक्टर लेना है, जो कि वो रैंडम हो गया। रैंडम मतलब क्या होता है, जहाँ पर जितने भी सैम्पल है, सैम्पल साइज है, सबका सिलेक्शन सेम है, बट कोई भी सिलेक्शन हो सकता है, कोई भी एक ही सिलेक्शन होगा, बट एक ग्रुप से सबके लिए समान चांसेस रहता है। वहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, उसको रैंडम वेरिएबल बोल सकते हो। तो क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा हमारे लिए, ये रैंडम वेरिएबल इज क्या बोला, ये रैंडम वेरिएबल इज सर्टन क्वांटिटी होगा, हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द चांस, पे होगा। तो मतलब ये ठीक हो जाएगा। हुच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू बोले मतलब करेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देन ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम, ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम एट मोस्ट टू काउंटेबल नंबर्स। नहीं देखो, एक नेगेटिव वर्ड यहाँ पर आ गया। देखिए, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम एट मोस्ट, ये जो वर्ड हो गया नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, टू काउंटेबल नंबर्स नहीं होगा। तो सी देखो, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम एट मोस्ट ए काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, यहाँ पर क्या दे रहा था, देखो बी में क्या बोल रहा था, क्यों फॉल्स हो गया, एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन टेक अनकाउंटेबल इन्फिनिटी, जो कि
कॉन्टिन्यूस होता है वहाँ पर ऑन को, जो कि वो रुकेगा नहीं, ऑन काउंटेबल इन्फिनिटी वहाँ पर रहेगा। बट सी में क्या दे रहा है, जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दे रहा है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कैन अज्यूम एट मोस्ट काउंटेबल, बट क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेक वैल्यूज दैट कैन बी काउंटेड। डिस्क्रीट वैल्यू में हम क्या करते हैं, उसके जितने भी उसका सैम्पल साइज है ना, सबको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जहाँ पर काउंटिंग कर सकते हैं उसको तो डिस्क्रीट बोल सकते, तो काउंटिंग हो सका तो हो जाएगा, तो वहाँ पर रैंडम वेरिएबल हो सकता है। बट कॉन्टिन्यूस में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कितना है हमको पता नहीं है, तो रैंडम कैसे होगा, नहीं होगा। तो सी आपका ये ठीक होगा, सी ठीक होगा। डी देखिए, ये रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन ऑफ द सिंपल स्पेस। रैंडम वेरिएबल इज ए वेरिएबल ऑफ a simple space means a random value maps outcomes from the sample space to real number, जो कि रियल नंबर में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये डी भी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपके लिए आंसर क्या होगा, सी। ये रैंडम वेरिएबल इज अनसर्टन क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन चांस। अनसर्टन क्वांटिटी, ये भी ठीक है। तो आपका सी डी ई ये है, ये बी है यहाँ पर, ये नहीं होगा। यहाँ पर बी है, ये नहीं होगा। ये बी है, यहाँ पर बी नहीं होगा। तो आपका डी हो जाएगा आंसर। ये तो ठीक है, बट वो हमारे लिए 3 आंसर दिया हुआ ना। नेक्स्ट देखो, which of the following is non probability method of selecting sample from a population? Which of the following is non probability sampling? देखो, probability sampling method और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या देखने में मिलता है। देखें, जैसे कि हमको प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखने मिलता है, मल्टी स्टेज देखने के लिए मिलता है, क्लस्टर देखने के लिए मिलता है, और भी बहुत सारा कुछ देखने के लिए मिलता है। जो कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है, वहाँ पर क्या देखना हमको, आपको स्नोबॉल सैम्पलिंग जो हो गया, ये आपको नॉन रैंडम सैम्पलिंग में देखने के लिए मिलेगा। ओके, स्नोबॉल मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट रेफरल बिल्ड बाय सैम्पल, जो कि सब्जेक्ट रेफर जो चलता है। स्नोबॉल मीन्स आपको जो जब रिसर्च कर रहे हो ना, सैम्पल साइज कलेक्शन कर रहे हो, वहाँ पर रेफरल में जा रहा है। ओके, रेफरल में जा रहा है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग का मीन्स रैंडमली सिलेक्ट एंटायर ग्रुप। यहाँ पर क्लस्टर में डिवाइड करके रैंडमली यहाँ पर सिलेक्ट करते हो, रैंडमली यहाँ पर सिलेक्ट करते हो। देन मल्टी स्टेज में क्या होता है, सैम्पल को इन स्टेजेस में डिवाइड करते हो, सैम्पल को स्टेजेस में डिवाइड करते हो। और सिंपल रैंडम में क्या होता है, इक्वल चांस फॉर ऑल होता है, इक्वल चांस फॉर ऑल होता है। ओके, ये हो गया 10 नंबर हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये प्रपोजल रिक्वायर्ड ए कैश आउटफ्लो ऑफ ₹18,500 is expected to generate cash inflow 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 over next 5 year respectively. The payback period is क्या होगा। देखो, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 18,500 हो गया। आपका टोटल 1,500 होगा। फर्स्ट ईयर में आपको 8,000 देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है सेकेंड ईयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कि आपका पहले ईयर में मिला था 8,000 प्लस 6,000, मतलब कितना हो गया, 14,000 हो गया। 2 ईयर में आपको 14,000 मिल गया। थर्ड ईयर में कितना मिल रहा है, 4,000 मिल रहा है। मतलब क्या हो गया, ये 14,000 प्लस 4,000 आपका हो गया क्या, 18,000 हो गया। आपका 18,000 हो गया। और नेक्स्ट ईयर देखो, और आपको कितना चाहिए, और आपको चाहिए 500 रुपये चाहिए, ओनली 500 रुपये चाहिए। ओके, 4 में देखते हैं, 4 में आपको कितना मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है। मतलब ये हो गया 18,000 प्लस 2,000, ये हो गया 20,000 हो गया। आपको इतना नहीं चाहिए, आपको कितना चाहिए, 18 और 500 ओनली चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 2,000 मिल रहा है, 2,000 को ईयर में डिवाइड करो। ओके, ईयर में डिवाइड करेंगे तो मतलब 5 उसको क्वार्टर में डिवाइड कर सकते हो, तो हो जाएगा आपका एक 1 क्वार्टर हो जाएगा। मतलब आपका ये हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। इजी में कर सकते हो, 3.5 हो सकता है, 3.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
3.25 वन क्वार्टर होगा ना, वन क्वार्टर में आपको क्या मिल रहा है, 500 मिल जा रहा है। तो आपका ये ऐसे ही ये हो गया, आपका आंसर हो गया। बट आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्या क्या होता याद होना, पे बैक पीरियड का फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि पे बैक पीरियड यहाँ पर मेथड दिया हुआ है, पे बैक पीरियड का मेथड याद होना चाहिए, जो कि मेथड क्या है उसको हटा देता हूँ। ओके, आपका मेथड क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पे बैक पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल कैश इनफ्लो होता है, नहीं एनुअल कैश इनफ्लो होता है। ओके, कैश इनफ्लो होता है। पे बैक पीरियड क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल कैश इनफ्लो होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए आपके पास कितने सारा ये कहाँ से आ गया, आपको क्वेश्चन आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, जो कि कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। जो कैपिटल बजटिंग जब करते हो वहाँ पर आपको बहुत सारा मेथड्स देखने के लिए मिलता है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड होता है और मॉडर्न मेथड होता है। जितने भी मेथड है आप सभी लोग वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, और सबके ऊपर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये जैसे कि पे बैक पीरियड हो गया, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू में आ सकता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आ सकता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में आ सकता है। जितने भी मेथड है वहाँ पर टोटल जो 5 6 मेथड है सभी को देख लो, सबका जो फार्मूला याद करो, और एक एक कम से कम 2 4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेट्स, कहाँ गया, सेबी रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज द सिक्योरिटी थ्रो रेगुलेशन होगा, रूल्स होगा, गाइडलाइंस होगा, स्कीम्स होगा, ऑर्डर्स होगा, सब कुछ होगा। तो मतलब सी हो जाएगा आपका आंसर। ये इजी में हो गया, ये थोड़ा सा लग रहा है। रेगुलेशन में मतलब क्या होता है, रेगुलेशन में इशू अंडर द सेबी एक्ट, जो कि सेबी एक्ट हो गया, सेबी एक्ट के अंदर जो इशू करता है, रूल्स इशू करता है, सॉरी रेगुलेशन इशू करता है, लिस्टिंग रेगुलेशन करता है, जो कि रूल्स में इशू ऑर्डर इशू करता है, इशूड अंडर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। गाइडलाइंस क्या होता है, नॉन बाइंडिंग बट प्रोस्पेक्टिव डायरेक्शन होता है। स्कीम्स क्या होता है, फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड मार्केट डेवलपमेंट होता है। नहीं, ऑर्डर क्या होता है, पास्ट इन इन्फोर्समेंट एंड एडजस्टमेंट मैटर्स होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्वेश्चन आया, रिसर्च का क्वेश्चन आ गया, तो क्या समझ में आ रहा है। आज ए ग्रुप डिस्कशन मेकिंग टेक्निक्स इज हाई, मेकिंग टेक्निक्स। ओके, which of the following the effectiveness of brainstorming as a group discussion। brainstorming के ऊपर क्वेश्चन है। brainstorming is a group discussion making technique used to generate a wide range of idea in a non judgmental setting। मतलब क्या होगा, brainstorming is a group decision मेकिंग टेक्निक। ओके, ग्रुप डिस्कशन टेक्निक, जो कि जहाँ पर क्या होता है, यूज टू जनरेट ए वाइड रेंज ऑफ आइडिया इन ए नॉन जजमेंटल सेटिंग, जहाँ पर किसी को भी वहाँ पर जजमेंट नहीं किया जाएगा। सबका ब्रेन में कौन सा आइडिया है सबको क्या फोकस किया जाएगा, तो हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। इट्स इफेक्टिवनेस इज हाईएस्ट व्हेन द ग्रुप इज टेक ओरिएंटेड, ग्रुप इज टास्क ओरिएंटेड हो जाएगा। ओके, टास्क ओरिएंटेड हो जाएगा। द फोकस इज ऑन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या फोकस क्या होगा, फोकस ऑन द सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर उसका फोकस रहेगा। और ग्रुप मेंबर्स कंट्रीब्यूट क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे वो कंस्ट्रक्टिवली वो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। और क्रिएटिव, सबके पास क्रिएटिव आइडिया होगा, क्रिएटिव आइडिया आर एनकरेज्ड एंड रिकॉर्डेड विदिन द क्रिटिसिज्म, विदाउट क्रिटिसिज्म। ओके, विदाउट क्रिटिसिज्म, किसी को वहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप डिस्कशन। सोशल प्रेशर होगा नहीं, और टास्क ओरिएंटेड होगा, ओरिएंटेशन होगा, पोटेंशियल फॉर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, मनी कॉस्ट होगा। कौन सा वाला ठीक होगा बोलो,
ये आपका होगा टास्क ओरिएंटेशन होगा, जो कि आपको कुछ टास्क को सॉल्व करना है। आपका सपोज हमारा एक फैमिली है जहाँ पर 15 मेंबर्स है। ओके, 15 मेंबर्स है एक फैमिली में। 15 एक आगे जाके हमारा कोई एक फंक्शन आ रहा है, फंक्शन में कुछ क्या डिसीजन है, वहाँ पर क्या क्या काम होना चाहिए, सभी का इंफॉर्मेशन लिया जाएगा। उसके बाद जो भी डिसाइड होगा उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो जाएगा। ये हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन। हो गया ग्रुप डिस्कशन मतलब ब्रेन, सबके ब्रेन में क्या क्या आइडिया आ रहे हैं, उसको स्टॉर्मिंग कैसे हो रहा है, उनका सभी आइडिया को कलेक्ट किया जाएगा, किसी को भी ह्यूमिलेट नहीं किया जाएगा। तो हो गया आपका टास्क ओरिएंटेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैं कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, ये और एक थ्योरी हो गया। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशन हो गया, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। जब आप कॉन्फ्लिक्ट को हैंडलिंग करते हो उसका डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। देखो, कंजर्वेटिज्म, डुअल एस्पेक्ट, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, कंसिस्टेंसी। देखिए आपका ये तो क्वेश्चन है अकाउंट से, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग कैसे करते हो, आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लेके ये कैसे डिफरेंट वे में आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, कन्वर्सन कंजर्वेटिज्म मीन्स क्या होता है, एंटिसिपेट, जब आपका प्रॉफिट होता है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड्स फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। आपका जो पॉसिबल लॉसेस होता है, मतलब कहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड्स फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ये हो जाएगा आपका कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब आपका जो बिजनेस है, बिजनेस के लिए, बिजनेस का फ्यूचर के लिए, बेनिफिट के लिए आपको क्या करना है, अभी जो आपको बिजनेस में प्रॉफिट मिला है उसको, प्रॉफिट को क्या करना है, सेव करना है। मतलब उसको इन्वेस्टमेंट तो करना है बट 100% नहीं करना है, कुछ वहाँ से कुछ परसेंटेज सेव कर देना है और एंटिसिपेट कर देना है। नो प्रॉफिट, जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, सबको फोकस में नहीं लेने का। ओके, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। क्या क्या लॉसेस हो सकता है, अभी हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, थोड़ा बाद में भी हो सकता है, सभी को फोकस करोगे। आगे पहले आपको क्या फोकस करना है, लॉसेस को फोकस करना है, जो हो जाएगा कंजर्वेटिज्म। वो जैसे कि लोगों को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म माइंड होता है उसका, कुछ नहीं सुनता है। मतलब कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है, वो खुद को सेव कर रहा है। ओके, खुद को सेव करना, खुद को जब सेव कर रहे हो उसको कंजर्वेटिज्म बोलोगे। नेक्स्ट देखो, डुअल एस्पेक्ट, क्या बोला, डुअल एस्पेक्ट, जहाँ पर बोथ साइड के आपको क्या मिलेगा, समान समान इफेक्ट मिलेगा। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट होगा, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट जो होगा ये हो जाएगा आपका डुअल एस्पेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आ रहा है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी एक कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपका बिजनेस में जो ओनर है, ओनर को अलग रखो, बिजनेस को अलग रखो। इंटरप्राइज इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट फ्रॉम ओनर, इंटरप्राइज एज ट्रीटेड एज ए सेपरेट फ्रॉम ओनर, ये हो जाएगा आपका आंसर। एंड अदर पर्सन एसोसिएटेड विथ, जिसको भी एसोसिएटेड उसका इन्वॉल्व है, बिजनेस को अलग करो, लोगों को अलग करो। नेक्स्ट देखो, कंसिस्टेंसी, यूज सेम अकाउंटिंग पॉलिसी बाय फार्म फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, ये हो जाएगा। तो अभी इसी के ऊपर आप लोगों का जितने भी ये है, क्या है, जो थ्योरीज है, सभी के ऊपर एक वीडियो करेंगे। मतलब अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है एक अच्छे से एक वीडियो करेंगे, जो कि आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो कि होगा आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। ए का आई भी हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी के 2 का, डी का 1 हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट चलो, 15 नंबर, वो भी मैथ्स का क्वेश्चन है। देखो, थ्योरी है और लिस्ट ऑफ ऑथर है, इजी है। जो कि देखिए, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये हो गया हैक्सर-ओल्डिन थ्योरी, डेविड रिकार्डो, हर्बलर, एडम स्मिथ। किसका किसका, ये तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को याद होगा, जो कि कंपैरेटिव एडवांटेज क्या किसका होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज कॉस्ट डेविड रिकार्डो का होता है। ए का 2 हो जाएगा, डेविड रिकार्डो। वो क्या बोल रहे थे, नेशन शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स, देन दे कैन प्रोड्यूस रिलेटिवली मोर इफिशिएंट इवन इफ यू वन कंट्री इज मोर इफिशिएंट इन ऑल गुड्स, म्यूचुअल गेन फ्रॉम द ट्रेड। जो कि ये कंपैरेटिव मतलब म्यूचुअल गेन के ऊपर, म्यूचुअल गेन जो कि हो सकता है कि की वर्ड हो सकता है।
नेक्स्ट देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी, हाँ ये किसका होगा, ये हर्बलर होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, हर्बलर होगा। हर्बलर होगा जो क्या बोल रहे थे, रिप्लेस द लेबर थ्योरी। ये लेबर थ्योरी को रिप्लेस कर रहे थे जो ऑफ वैल्यू विथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लेन कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज को जहाँ पर लेबर थ्योरी है वहाँ पर उसको हटा के ये कंपैरेटिव एडवांटेज को दोबारा क्या कर रहे थे, डिस्क्राइब किए थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ। द रियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन गुड इज द सैक्रिफाई फॉर द प्रोड्यूसिंग अनदर। जब आप गोटे वन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ अनदर को छोड़ रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी क्या बोल रहा है, कैपिटल रिच कंट्री एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड और लेबर इंटेंसिव गुड्स शुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स। ये हो गया आपका कैपिटल मैच, जहाँ पर जो मैच हो रहा है वो उसी को होगा। ये हो गया एक्सरोलिन थ्योरी हो जाएगा, जो कि फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी हो जाएगा। और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोल रहा है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज बोल रहा है जो कि प्रोड्यूस गुड्स मोर इफिशिएंटली एंड ट्रेड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। प्रोड्यूस मोर इफिशिएंटली एंड ट्रेड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, जो कि एडम स्मिथ होगा। ओके, ये हो गया आपका आंसर। आंसर मतलब आपका क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए ये यहीं पर देख लेते। देखो क्या हो गया, डी का आई भी हो गया, डी का आई भी दो जगह है। और सी का वन है, सी का वन भी दो जगह है। और बी का थ्री है, बी का थ्री, मतलब ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो कॉन्सेप्ट मीनिंग, कॉन्सेप्ट हो गया, मीनिंग हो गया। ओके, इस क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।